जी। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है चैप्टर नंबर 19 का ब्लैक बॉडी रेडिएशन। टॉपिक नंबर 19.4 ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। तो इससे पहले ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के बारे में बताने से पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि रेडिएशंस होती क्या हैं, कि व्हाट आर रेडिएशंस क्या हैं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी emitted from a hot body in the form of electromagnetic waves is called radiation। यानी कि किसी हॉट बॉडी से जो एनर्जी इमिटेड होती है, एनर्जी की जो अमाउंट इमिटेड होती है, दैट इज़ कॉल्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में जो एनर्जी इमिट होती है, दैट इज़ कॉल्ड रेडिएशन। उसको हम रेडिएशन कहते हैं। इसी तरह यानी अब इन एमिटेड रेडिएशंस की नेचर जो है डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, कि उस बॉडी के टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। एट लो टेम्परेचर अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर लो है तो उससे जो रेडिएशंस एमिट होती हैं वो लॉन्गर वेवलेंथ की होती हैं, यानी उनकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है। बट एट हाई टेम्परेचर जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ करते जाएं किसी बॉडी का, तो उसमें से एमिट होने वाली रेडिएशंस की वेव्स जो है वो शॉर्टर होना शुरू हो जाती है। वेवलेंथ जो है एट हाई टेम्परेचर शॉर्टर वेवलेंथ की वेव्स एमिट होती हैं। और उसके बाद है कि ये जो अमाउंट ऑफ रेडिएशंस है, एमिटेड रेडिएशंस की जो अमाउंट है, इंटेंसिटी है, इट इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट वेवलेंथ्स। यानी इट इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट वेवलेंथ्स। उसके बाद और इस पर फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप किसी प्लाटिनम वायर को हीट अप करें, हीटर की वायर ले लें, ठीक है ना। पहले वो यानी जब उसका जैसे ही आप उसको स्विच ऑन करते हैं यानी हीटर को, तो उसकी वायर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डल रेड होना शुरू हो जाती है। यानी प्लैटिनम, इसी तरह अगर किसी प्लैटिनम वायर को भी हीट करें तो अबाउट 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे ना, अगर उसका टेम्परेचर 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक किया जाए तो इट बिकम्स डल रेड, यानी वो डल रेड हो जाती है। तो अब उसके बाद अगर इसका टेम्परेचर मज़ीद बढ़ाया जाए, अबाउट 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक किया जाए, तो वो वायर जो है वो चेरी रेड हो जाएगी, यानी उसका कलर जो है वो डल रेड से चेंज होकर चेरी रेड हो जाता है। अब जो चेरी रेड है ना, इट्स वेवलेंथ इज़ लेस देन द डल रेड, यानी डल रेड की वेवलेंथ ज़्यादा है, इस तरह की वेव्स की वेवलेंथ ज़्यादा है, बट चेरी रेड जो है उसकी वेवलेंथ जो है वो डल रेड के मुकाबले में शॉर्टर है, यानी कम होगी। और मज़ीद अगर 1100 डिग्री सेंटीग्रेड तक उस वायर का टेम्परेचर बढ़ाया जाए, यानी उसको मज़ीद हीट अप किया जाए, उसका टेम्परेचर 1100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाए, तो जो वेव्स एमिट होंगी वो क्या होंगी, ऑरेंज रेड वेव्स। यानी वो चेरी रेड की बजाय अब वो उसका कलर जो है ना ऑरेंज रेड हो जाएगा, यानी उस वक्त ऑरेंज रेड कलर की वेव्स एमिट हो रही हैं, यानी ऑरेंज रेड वाला कलर एमिट हो रहा है। यानी उस वक़्त ऑरेंज रेड की वेवलेंथ अब चेरी रेड के मुकाबले में मज़ीद कम है। इसी तरह अबाउट 1300 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर उसका टेम्परेचर प्लैटिनम वायर का 1300 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाए, तो उसका जो कलर है ना वो येलो हो जाता है तकरीबन। तो येलो कलर की ऑरेंज रेड के मुकाबले में येलो कलर की वेव्स जो हैं उनकी वेवलेंथ ऑरेंज के मुकाबले में मज़ीद शॉर्टर है, यानी वो कम है। इसी तरह 1600 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो वायर तकरीबन वाइट कलर की यानी बिल्कुल वाइट कलर की हो जाएगी। यानी पहले उसने क्या किया, 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसने डल रेड था, इट मीन्स उसने डल रेड को कलर को रिफ्लेक्ट किया, यानी एमिट किया। फिर वाइट कलर जो है एंड में, आप सबसे एंड में क्या वो वाइट हो जाएगी, तो इट मीन्स को वाइट कलर को एमिट करिए। अब वाइट कलर के अंदर सारे कलर्स होते हैं, कौन कौन से, 7 कलर्स वायलेट वाइट रेड के अंदर जो होते हैं, वायलेट, इंडिगो, इंडिगो ब्लू,
ग्रीन, येलो, रेड, यानी ऑरेंज, उसके बाद रेड, यानी वायलेट, इंडिगो ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये सारे कलर्स होंगे उसके वाइट कलर के अंदर। तो जब वायर वाइट कलर की होगी तो इट मीन्स कि वो सारे कलर्स को रिफ्लेक्ट कर रही है, यानी इसलिए वो वाइट कलर यानी उसका नज़र आ रहा है, यानी सारे कलर्स को एमिट कर रही है। यानी उस वक़्त 1600 डिग्री सेंटीग्रेड पे सारे कलर्स एमिट होंगे उसमें से, और उस वक़्त यानी वो यानी ये सारे कलर्स मिलके यानी वाइट लाइट जो होती है उसके अंदर ये सारे कलर्स होते हैं। तो वाइट लाइट यानी वाइट कलर होने का मतलब है प्लैटिनम वायर का कि वो सारे कलर्स इस वक्त एमिट हो रहे हैं हमें, और उस वक्त यानी वाइट की वेवलेंथ सबसे कम होगी। उसके बाद यानी अल्ट्रा वायलेट लाइट होती है, वो इनविजिबल होती है, वो नज़र नहीं आती। यानी उसके बाद अगर मज़ीद टेम्परेचर इंक्रीज़ हो ना तो अल्ट्रा वायलेट कलर की वेव्स एमिट होंगी जो कि विजिबल नहीं होंगी। इसी तरह यानी अल्ट्रा वायलेट भी विजिबल नहीं है, और इंफ्रारेड यानी अल्ट्रा वायलेट कलर वो है जिसकी यानी वेव्स जो हैं जिसकी यानी वेवलेंथ जो है वो सबसे कम है, यानी बहुत मज़ीद कम होती जाती है वेवलेंथ। अल्ट्रा वायलेट से नीचे जो है ना अल्ट्रा वायलेट होगी, उसकी वेवलेंथ मज़ीद कम होगी। अल्ट्रा वायलेट से वायलेट की वेवलेंथ ज़्यादा होगी। इसी तरह इंडिगो जो है उसकी वेवलेंथ और ज़्यादा होगी, ब्लू की और ज़्यादा होगी। इस तरह ग्रीन की वेवलेंथ और ज़्यादा होती जाएगी, येलो की उसके मुकाबले में, ग्रीन के मुकाबले में मज़ीद ज़्यादा होगी, ऑरेंज की उससे ज़्यादा, और रेड की वेवलेंथ उससे भी ज़्यादा। रेड के बाद आती हैं इंफ्रारेड। इंफ्रारेड इंफ्रारेड कलर जो है ना उसकी इंफ्रारेड जो है ना वो रेड से ऊपर वाली वेवलेंथ, यानी रेड से ज़्यादा वेवलेंथ की जो वेव्स हैं दिस आर कॉल्ड इंफ्रारेड। और ये इंफ्रारेड जो है ना ये भी विजिबल नहीं है, ये भी इनविजिबल है। विजिबल सिर्फ ये 7 कलर्स हैं आपके पास, ये 7 कलर्स विजिबल हैं। इससे कम वेवलेंथ वाली वेव्स भी विजिबल नहीं होती, और इससे ज़्यादा वेवलेंथ की वेव्स भी विजिबल नहीं होती, यानी वो आपको नज़र नहीं आती। तो विजिबल रीजन में सिर्फ ये 7 कलर्स हैं। अब जब ये 7 कलर्स इकट्ठे होंगे तो वाइट लाइट बनेगी। तो इसलिए बात हो रही थी ये प्लैटिनम वायर की, कि प्लैटिनम वायर का टेम्परेचर जब अबाउट 1600 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है तो उस वक़्त जो वेव्स यानी कलर एमिट हो रहा होता है वो वाइट कलर होता है, यानी वो कलर उसका चेंज होकर वाइट हो जाता है। तो हम अब इसके बाद ये इसकी बात करते हैं मज़ीद के उसकी, कि व्हाट इज़ अ ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी क्या होती है इसके बाद। तो ब्लैक बॉडी बेटा ये होता है कि इट इज़ आ सॉलिड मटेरियल, यानी ये एक सॉलिड है, यानी इस तरह से जिसके अंदर एक कैविटी डिग की जाती है, यानी अ सॉलिड मटेरियल हैविंग आ कैविटी इन इट, यानी उसके अंदर एक ये कैविटी बनाई जाती है विद अ स्मॉल होल इन इट, यानी जिसके अंदर एक छोटा सा होल होता है। अब उस कैविटी को क्या किया जाता है, सूट ब्लैक यानी सूट या तार वगैरह से, कोल्टार वगैरह से इसको ब्लैक कर दिया जाता है, यानी इसको ब्लैक पॉलिश कर दिया जाता है अंदर से ब्लैक। अब यानी इसके अंदर मज़ीद एक होल होगा। रेडिएशंस कैन एंटर थ्रू दिस होल और एमिट थ्रू दिस होल, यानी ये नैरो होल जो है ना, स्मॉल होल जो ना अपीयर्स ब्लैक, ये ब्लैक लगता है। रेडिएशन अब होता क्या है कि रेडिएशंस एंटरिंग जो जो इसमें मतलब होल से रेडिएशंस एंटर होती हैं ब्लैक बॉडी के, वो क्या होगा, यानी ये सारी ये कंस्ट्रक्शन जो है दिस इज कॉल्ड आ ब्लैक बॉडी, ये एक ब्लैक बॉडी होगी। अब इसमें जो रेज एंटर होंगी वो बार बार यानी रिफ्लेक्ट होंगी इसकी वॉल से, जिस तरह से ये देखें हम इधर में सपोज ये उस ब्लैक बॉडी का ये है, ठीक है, ये इसका नैरो होल है, इसके अंदर से कोई रे फ्लाइट रेज
एंटर हुई, सपोज यहाँ इंसिडेंट हुई इस वॉल पे, ठीक है। इसके बाद ये रिफ्लेक्ट होके ये फॉल करेंगी इधर, इधर ये रिफ्लेक्ट होगी। इसके बाद यहाँ से यानी यहाँ जब इंसिडेंट हुई तो कुछ पोर्शन इस लाइट का एमिट वो यानी अब्जॉर्ब हो गया इसके अंदर, ब्लैक बॉडी के अंदर, बाकी का यानी कुछ बाकी जो है ना वो रिफ्लेक्ट होगा इस एंगल से, तो इसकी दूसरी वॉल पे यानी इस वॉल पे यहाँ हिट करेगा, यहाँ इंसिडेंट होगा, यहाँ से ये जब रिफ्लेक्शन होगी कुछ पोर्शन यहाँ एब्जॉर्ब हो जाएगा इस दफ़ा भी इस रिफ्लेक्शन के टाइम पे भी, और बाकी की रिमेनिंग रेडिएशन जो है ना वो रेडिएशन जो है ना वो ऐसे फिर इधर रिफ्लेक्ट होंगी। यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद यानी इधर इंसिडेंट होंगी तो यहाँ से कुछ पोर्शन जो है ना मज़ीद वो फिर दोबारा यानी अब्जॉर्ब हो जाएगा, काफ़ी हद तक ये अब्जॉर्ब हो जाएगी वे, रिमेनिंग जो है ना यहाँ इंसिडेंट होगी। तो टिल ये प्रोसेस जारी रहता है जब तक कि ये यानी फर्दर यानी बार बार रिपीटेड रिफ्लेक्शन और एब्जॉर्प्शन होती है, तो इस तरीके से ऐसा टाइम आता है कि ये सारी की सारी वेव जो है वो टोटली एब्जॉर्ब हो जाती है। यानी वेव का यानी रेडिएशन का कुछ पार्ट पहले इंस्टेंस पे एब्जॉर्ब हुआ, बाकी का रिफ्लेक्ट हो गया, रिमेनिंग पार्ट जो है ना वो यहाँ इस पे यानी कुछ जो है यहाँ यानी एब्जॉर्ब हुआ, फिर यानी बाकी का रिफ्लेक्ट होगा और यहाँ इंसिडेंट हुआ, यहाँ से इस तरह से ये फिर दोबारा, और अनटिल ये प्रोसेस उस वक्त तक होता रहता है जब तक कि ये कम्प्लीटली एब्जॉर्ब ना हो जाए रेडिएशन इसके अंदर। तो यानी ब्लैक बॉडी को हम कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं यानी बनाते कैसे हैं, इस तरह के हॉलो कैविटी इनसाइड अ सॉलिड मटेरियल, किसी सॉलिड मटेरियल के अंदर एक हॉलो कैविटी बनाई जाती है, उसको फिर सूट ब्लैक कलर किया जाता है विद अ नैरो होल इन इट, तो होल जो है ना इट अपीयर्स ब्लैक, वो होल भी ब्लैक अपीयर होता है। तो उसके बाद ये कि अगर कोई रेस में अंदर एंटर हो, रेडिएशंस एंटरिंग यानी द ब्लैक होल रिफ्लेक्टेड मैनी टाइम्स फ्रॉम द वॉल्स, यानी वो वॉल्स से बार बार रिफ्लेक्ट होती हैं और बार बार और एब्जॉर्ब होती हैं, पार्शली एब्जॉर्ब्ड ईच रिफ्लेक्शन ड्यूरिंग ईच रिफ्लेक्शन, यानी तकरीबन मतलब पार्शली हर रिफ्लेक्शन के दौरान वो थोड़ा थोड़ा एब्जॉर्ब होती जाती हैं, और अनटिल नन रिमेन यानी यहाँ तक कि कोई भी इनमें से नहीं यानी कुछ भी नहीं बचता, यानी सारी की सारी रेडिएशन जो है ना वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं। तो सच अ बॉडी इज कॉल्ड आ इज टर्म्ड एज ब्लैक बॉडी, इस तरह की बॉडी को हम ब्लैक बॉडी कहेंगे। तो इसके बाद ये हम बताएंगे कि यानी ब्लैक बॉडी का एक्चुअल डेफिनेशन क्या है ब्लैक बॉडी की। इट इज़ अ बॉडी विच कैन absorb all the radiations falling on it, यानी अ बॉडी विच कैन absorb all the radiations falling on it, यानी ऐसी बॉडी जो कि सारी रेडिएशंस को जो उस पर फॉल कर रही हैं उन सारी की सारी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर ले, और तो इसको हम ब्लैक बॉडी कहेंगे। यानी इस पे सारे कलर्स लाइट के यानी जो तरह की भी रेडिएशंस एंटर हों, जौन सी वेवलेंथ की मर्जी, वो सारी की सारी वेवलेंथ्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है ब्लैक बॉडी। एंड व्हेन इट इज़ हीटेड, अगर जब इस ब्लैक बॉडी को हीट किया जाएगा तो इट कैन एमिट ऑल द रेडिएशंस यानी दैट इट हैज़ अब्जॉर्ब, यानी वो सारी की सारी रेडिएशंस को एमिट कर देगा जो उसने कर देगी जो उसने एब्जॉर्ब की हुई होंगी, यानी ऑन हीटिंग अगर उसका ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज किया जाए तो इट कैन एमिट ऑल द रेडिएशंस विच इट हैज़ एब्जॉर्ब्ड। तो सो आ ब्लैक बॉडी, इस तरह से हम कह सकते हैं कि ब्लैक बॉडी इज़ एन आइडियल एब्जॉर्बर, यानी ये एक आइडियल अब्जॉर्बर है, ये सारी की सारी रेडिएशन जो उस पर फॉल करती हैं उनको सारी को अब्जॉर्ब कर लेती है, एंड इट इज़ एन आइडियल रेडिएटर, और ये एक आइडियल रेडिएटर है, ये सारी की सारी वेव्स को एमिट कर सकती है जो इसमें एंटर हुई होती हैं ऑन इंक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर इंक्रीज करने पे। तो ये तो था ब्लैक बॉडी के मुतालिक। अब हम यही यानी इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन आगे आपकी बुक में ना यही इसी का पार्ट है अगला, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशंस के इन एमिटेड रेडिएशंस की जो है इंटेंसिटी किस पर डिपेंड करती है। ये एक एक्सपेरिमेंट है आपकी बुक में कि इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, यानी इसमें एक ग्राफ है बिटवीन वेवलेंथ एंड इंटेंसिटी ऑफ द वेव्स एमिटेड, कि किसी हॉट बॉडी से
जब उसका टेम्परेचर यानी हॉट बॉडी का अगर टेम्परेचर, किसी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ किया जाए तो उससे जो वेव्स एमिट होती हैं वो किस तरह, यानी उन एमिटेड वेव्स की अगर इंटेंसिटी को देखा जाए, इंटेंसिटी को स्टडी किया जाए, इंटेंसिटी इस तरफ ली जाए अलॉन्ग वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वेवलेंथ ली जाए, वेवलेंथ इन। तो अब हम देखते हैं कि लो टेम्परेचर पे जब तकरीबन 1000 केल्विन टेम्परेचर हो जाता है तो उस वक़्त यानी इस तरफ ये हम वेवलेंथ ले रहे हैं, ये ज़ीरो नैनो वेवलेंथ हम नैनोमीटर्स में तकरीबन ले रहे थे। तो जैसे जैसे यानी किसी ब्लैक बॉडी का अबाउट 1000 केल्विन टेम्परेचर है जब ब्लैक बॉडी का, तो उस वक़्त जो रेडिएशंस एमिट होंगी वो एमिटेड रेडिएशंस की जो यानी उनके दरमियान और उनकी वेवलेंथ और उनके इंटेंसिटी के दरमियान अगर ग्राफ प्लॉट किया जाए तो वो कुछ इस तरह का होगा, यानी इस तरह की कर्व आएगी। ये है तकरीबन किस पे, 1000 केल्विन टेम्परेचर पे। उसके बाद अगर इसका किसी बॉडी, इस बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मज़ीद बढ़ाया जाए तो वो हो जाता है तकरीबन, अगर वो 1260 केल्विन कर दिया जाए तो जो वेव्स एमिट होती हैं वो इस तरह से उनकी इंटेंसिटी जो है ना वो इस तरह से हो जाएंगी। तो उसके बाद अगर मज़ीद हम यानी ये है कि ये वाली कर्व किस पे आती है, 1260 केल्विन टेम्परेचर पे। ये आपकी बुक में भी दिया हुआ ये ग्राफ, इसको हमने स्टडी करना है। उसके बाद मज़ीद अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर बढ़े तो वो जो रेज़ एमिट करेगी वो यानी वो उनके लिए वो ज़्यादा इंटेंसिटी की होंगी, यानी इस तरह से होंगी। मैं बाद में आपको बताती हूँ ये इस तरह। ये है तकरीबन 1260 1450 50 केल्विन पे। उसके बाद अगर टेम्परेचर 1600 ये है, T is equal to 1650 केल्विन। ये एक ग्राफ है बिटवीन एमिटेड रेडिएशंस की इंटेंसिटी और वेवलेंथ के दरमियान। इसके बाद ये हमारा एक एक्सपेरिमेंट है कि ल्यूमर एंड प्रिंसटन जो है ना मैयर, उन्होंने मैयर द इंटेंसिटी ऑफ एमिटेड एनर्जी विद द वेवलेंथ रेडिएटेड फ्रॉम अ ब्लैक बॉडी एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। यानी उन्होंने एक ब्लैक बॉडी ली, उसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज, उसके यानी टेम्परेचर चेंज करते गए। तो उन्होंने देखा कि और उसके बाद उसमें से एमिट होने वाली रेडिएशंस को थर्मल रेडिएशन डिटेक्टर की मदद से, थर्मोपोल डिटेक्टर की, थर्मोपाइल डिटेक्टर जो है ना उसकी मदद से उन्होंने उनको डिटेक्ट किया, यानी डिफरेंट उन्होंने ये अपरेटस यूज़ किया। ये आपकी बुक में भी दिया हुआ है ये वाला यानी ये चीज़ देखें कि ये एक फर्नेस था, यानी ब्लैक बॉडी, उसको उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करते गए, उससे रेडिएशंस निकली, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके वो इस प्रिज्म यानी प्रिज्म एंड वो उस पर इंसिडेंट हुई, यहाँ से उसमें से पास होके ये यानी
एंड डिस्पर्स, यानी उसने इसकी इनको इनकी वेवलेंथ को डिस्पर्स किया। उसके बाद ये इस डिटेक्टर से थर्मोपोल रेडिएशन डिटेक्टर, तो थर्मोपाइल रेडिएशन डिटेक्टर पे इंसिडेंट हुई, उसने इनको रिकॉर्ड किया कि इनकी इंटेंसिटी कितनी है। ये जो एमिटेड रेडिएशंस हैं, ये थर्मोपाइल डिटेक्टर रेडिएशन डिटेक्टर जो है ना, वो इसको डिटेक्ट करता है कि इनकी इंटेंसिटी कितनी है और कितनी वेवलेंथ है इनकी, यानी वहाँ से वो ये स्टडी करेगा। यानी इस डायग्राम, इस यानी एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट, यानी इस एक्सपेरिमेंट की मदद से उसने डिफरेंट टेम्परेचर्स पे डिफरेंट एमिट होने वाली डिफरेंट रेडिएशंस को स्टडी किया उन्होंने। तो उसके बाद उसके इन एक्सपेरिमेंट के डिफरेंट रिजल्ट्स निकले। पहला ये है कि एट अ गिवन टेम्परेचर द एनर्जी इज़ नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेडिएशन स्पेक्ट्रम ऑफ द बॉडी। यानी कि उसने देखा कि डिफरेंट टेम्परेचर्स पे एनर्जी इज़ नॉट यूनिफॉर्म। ये देखें, जब 1000 केल्विन टेम्परेचर था तो उस वक्त एमिट होने वाली रेडिएशंस की इंटेंसिटी जो है वो इतनी है, ये है इंटेंसिटी। इस तरफ इंटेंसिटी है ना, तो इंटेंसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, यानी जितनी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी अमाउंट ऑफ रेडिएशंस, इंटेंसिटी मीन अमाउंट ऑफ रेडिएशंस, अमाउंट ऑफ रेडिएशंस जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा एनर्जी एमिट हो रही है। जितनी अमाउंट रेडिएशंस कम एमिट हो रही होंगी उतनी एनर्जी कम है। इट मीन्स कि एनर्जी एमिटेड एनर्जी जो है वो कम है। तो अब देखें 1000 केल्विन टेम्परेचर पे इंटेंसिटी है इतनी, देखिए, तो इट मीन्स कि रेडिएशंस की अमाउंट इस वक्त इतनी है, यानी कम है, एज़ कम्पेयर टू जब इसका टेम्परेचर केल्विन 1260 केल्विन कर दिया जाता है तो उस वक्त अमाउंट ऑफ रेडिएशंस जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, यानी ज़्यादा रेडिएशंस एमिट होती हैं। टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पे वेव्स की रेडिएशंस की इंटेंसिटी इंक्रीज़ होती है, यानी वो ज़्यादा। इट मीन्स के अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिटेड रेडिएशंस की अमाउंट जो है ना, दैट इज़ नॉट कांस्टेंट फॉर, दैट इज़, यानी वो सेम नहीं है, इट इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट टेम्परेचर्स। डिफरेंट टेम्परेचर्स के लिए ये डिफरेंट है। एट अ गिवन टेम्परेचर टी, यानी किसी भी टी टेम्परेचर पे द एमिटेड एनर्जी हैज़ अ मैक्सिमम वैल्यू, यानी एमिटेड रेडिएशंस हैज़ अ मैक्सिमम इंटेंसिटी एट अ वेवलेंथ, यानी एक ख़ास वेवलेंथ ऐसी आएगी जिस पे एमिटेड रेडिएशंस की इंटेंसिटी जो है ना मैक्सिमम है। जैसे यहाँ यहाँ इस ये 1000 केल्विन टेम्परेचर पे जो एमिट होने वाली रेडिएशंस है उनकी इंटेंसिटी यहाँ ये मैक्सिमम है, यहाँ इंटेंसिटी कम है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते ये यहाँ होगी, यानी मैक्सिमम होगी। इसको इसके साथ टच नहीं करना। तो ये यानी जिस वेवलेंथ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी उसको हम लैम्डा मैक्सिमम कहेंगे, यानी लैम्डा मैक्सिमम 3 और 4 के दरमियान लाई कर रही है यहाँ इसकी वेव 1000 केल्विन टेम्परेचर पे। उसके बाद अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दिया जाए, 1260 केल्विन कर दिया जाए, तो फिर एमिटेड रेडिएशंस के जो रेडिएशंस एमिट हो रही हैं उनकी इंटेंसिटी और वेवलेंथ के दरमियान ये वाला ग्राफ होगा, यानी उस वक्त ये कर्व होगी। ठीक है, ये कर्व हमें, यानी ग्राफ से जो कर्व प्लॉट करने से जो कर्व ऑब्टेन होगी वो इस तरह की होगी। इस एक्सिस के अलॉन्ग वेवलेंथ है, इस एक्सिस के अलॉन्ग इंटेंसिटी है। तो अब आप देखें कि मैक्सिमम इंटेंसिटी जो है वो इंटेंसिटी इस एक्सिस के अलॉन्ग है ना, वाई एक्सिस के अलॉन्ग, यानी इस कर्व की इंटेंसिटी मैक्सिमम यहाँ है इस पॉइंट पे, ये है मैक्सिमम इंटेंसिटी। तो उस वक्त मैक्सिमम, जब इंटेंसिटी मैक्सिमम है उस वक्त इसकी वेवलेंथ जो है वो इस कर्व की जो वो अगर इसके यहाँ से प्लॉट करो तो ये इसकी उस वक्त वेवलेंथ की, यानी लेमडा मैक्सिमम जो है वो यहाँ होगा तकरीबन इसके लिए, ये इस जगह पे। तो यानी 1260 अगर हमने टेम्परेचर जब बढ़ा 1260 केल्विन हो गया तो उस वक्त इंटेंसिटी जो है मैक्सिमम इंटेंसिटी और लेमडा, यानी लेमडा मैक्सिमम जो है वो यानी वेवलेंथ भी, मैक्सिमम वेवलेंथ भी कम हुई, वेवलेंथ कम हुई और इंटेंसिटी जो है वो ज़्यादा हुई। यानी जिस वेवलेंथ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी वो वेवलेंथ क्या कहलाती है, लैम्डा मैक्सिमम। यानी जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करते जाएं लैम्डा मैक्सिमम जो है वो कम होता जाता है। जिस तरह ये ले लें 1450 केल्विन टेम्परेचर पे मैक्सिमम इंटेंसिटी ये है ना, यहाँ इंटेंसिटी मैक्सिमम, यहाँ से आप ड्रा करो एक्स एक्स, तो लेमडा मैक्सिमम ये वाले पॉइंट पे आएगी 2 और 3 के दरमियान। ये क्या है, लेमडा मैक्सिमम फॉर 1450 केल्विन टेम्परेचर पे। मज़ीद अगर यानी
टी टेम्परेचर अब मज़ीद बढ़े 1650 केल्विन हो जाए, तो उस वक़्त लैम्डा मैक्सिमम है ये, सॉरी इंटेंसिटी, मैक्सिमम इंटेंसिटी है इस कर्व की, यानी इसकी पीक जो है वो यहाँ है। तो पीक से आप यहाँ से आप ऐसे इस एक्सिस पे तो अब इसको जो कॉरस्पॉन्ड करती है इस पॉइंट पे को जो वेवलेंथ वो लैम्डा मैक्सिमम कहलाएगी किसकी, 1650 केल्विन टेम्परेचर की। तो हमने देखा जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ करते जाएं लैम्डा मैक्सिमम जो है ना डिक्रीजेस, यानी वो कम से कम होती जाती है यानी। तो अब हम देखते हैं इसके रिजल्ट्स हैं इस एक्सपेरिमेंट के डिफरेंट सॉरी okay, at a given temperature T, the emitted energy has maximum value for a certain wavelength lambda, यानी ये जो emitted energy है it has maximum value। यहाँ इंटेंसिटी की बजाय उन्होंने एनर्जी का हुआ, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, जितनी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी उतनी एनर्जी ज़्यादा होगी यानी। तो इसकी बजाय हम इंटेंसिटी एनर्जी का भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो एमिटेड एनर्जीज जो है इट इज़ यानी हैज़ मैक्सिमम वैल्यू फॉर अ सर्टेन वेवलेंथ लैम्डा मैक्सिमम, जिस वेवलेंथ के लिए एमिटेड एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम होगी दैट इज़ कॉल्ड लैम्डा मैक्सिमम, उसको लैम्डा मैक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यानी तो एंड द जो प्रोडक्ट है यानी इसका रिजल्ट ये है कि लैम्डा मैक्सिमम का प्रोडक्ट और टेम्परेचर का, लैम्डा मैक्सिमम एंड टेम्परेचर टी इनका प्रोडक्ट जो है दैट रिमेन्स कांस्टेंट, दैट इज इक्वल टू अ कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ दिस कांस्टेंट एज वीन्स कांस्टेंट इसको बोलते हैं, वीन्स कांस्टेंट बोलेंगे, वीन्स कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू क्या है 2.9 इंटू 10⁻³ मीटर इंटू केल्विन, यानी ये कांस्टेंट जो है वीन्स कांस्टेंट जिसको बोलें जो कि लैम्डा मैक्सिमम और टी का केल्विन टेम्परेचर का प्रोडक्ट के इक्वल है, वो दैट इज़ कॉल्ड वीन्स कांस्टेंट एंड इट इज़ इक्वल टू 2.9 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन, वो इसके यूनिट्स होंगे। तो दिस इक्वेशन मीन्स दैट यानी इस इक्वेशन का मतलब ये है कि यानी लैम्डा मैक्सिमम और टेम्परेचर जो है वो यानी उनका प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है। अगर इफ़ वी इंक्रीज लैम्डा मैक्सिमम, अगर लैम्डा मैक्सिमम जैसे जैसे लैम्डा मैक्सिमम इंक्रीज इस तरफ जाएँ तो राइट की तरफ जाएँ तो लैम्डा मैक्सिमम इंक्रीज़ करती जाती है, यानी जैसे जैसे टेम्परेचर आप डिक्रीज़ करें, टेम्परेचर कम करें तो लैम्डा मैक्सिमम जो है वो इंक्रीज़ होती जाती है। अगर टेम्परेचर आप इंक्रीज़ करें इस तरफ आएँ तो लैम्डा मैक्सिमम जो है ना वो डिक्रीज़ होती जाती है। देखो ना इस वाली कर्व के लिए 1000 केल्विन वाली टेम्परेचर कर्व के लिए लैम्डा मैक्सिमम यहाँ था 3 और 4 के दरमियान। तो जैसे हमने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया 1260 केल्विन किया तो उस वक़्त लैम्डा मैक्सिमम की ये वाली वैल्यू है 3 के अबाउट, ये इसके करीब। तो ये वाली वैल्यू इस वाली कर्व की लैम्डा मैक्सिमम से ज़्यादा है। इसी तरह इस वाली की उससे ज़्यादा है, इस टेम्परेचर वाली कर्व की उससे ज़्यादा है, यानी लैम्डा मैक्सिमम जो मैक्सिमम वेवलेंथ वो एमिट करता है दैट इज़ इक्वल टू वो ज़्यादा है इस जैसे जैसे हम टेम्परेचर को डिक्रीज़ करते जाएं। तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो लैम्डा मैक्सिमम कम होगी, टेम्परेचर डिक्रीज़ करेंगे तो लैम्डा मैक्सिमम इंक्रीज़ होगी। तो इट मीन्स बट द जो है प्रोडक्ट जो है लैम्डा मैक्सिमम इंटू टी इट रिमेन्स कांस्टेंट, वो कांस्टेंट रहता है। उसके बाद थर्ड रिजल्ट इसका ये है, सेकेंड रिजल्ट तो ये हुआ ना लैम्डा मैक्सिमम इंटू टी इज इक्वल टू कांस्टेंट, लेकिन थर्ड रिजल्ट क्या है कि फॉर ऑल वेवलेंथ्स for all wavelengths an increase in temperature causes an increase in energy emission, यानी कि सारी वेवलेंथ्स के लिए यानी सारे कलर्स की वेवलेंथ्स के लिए क्या है कि अगर उनका टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, यानी जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो
एंड इंक्रीज इन एनर्जी इमिशन, अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है ना दैट इंक्रीजेज, यानी उनकी इंटेंसिटी ऑफ एमिटेड रेडिएशन जो है ना वो इंक्रीज होती है, यानी ज़्यादा वेव्स एमिट होती हैं। इट मीन्स कि जैसे 1000 केल्विन टेम्परेचर पे इतनी वेव्स एमिट हुई थी, 1260 केल्विन पे इतनी, और 1450 पे इतनी एमिट हुई हैं। तो यानी अमाउंट ऑफ रेडिएशंस, या कहें कि अमाउंट ऑफ एनर्जी, रेडिएशंस क्या है, एनर्जी, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिटेड इज इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे ज़्यादा अमाउंट ऑफ रेडिएशन इमिटेड जो है ना वो इंक्रीज करती जाएगी। यानी ये देखें ना, यहाँ इतनी ज़्यादा है, यहाँ पीक इंटेंसिटी जो है वो इतनी हो गई है, इस 100 केल्विन टेम्परेचर पे इंटेंसिटी इतनी थी, यानी अमाउंट ऑफ रेडिएशन इतनी थी, 1260 पे अमाउंट ऑफ रेडिएशन इतनी होगी, 1450 केल्विन टेम्परेचर जब हुआ उसी बॉडी का, तो एमिटेड रेडिएशंस की जो अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिटेड जो है ना वो इतनी होगी, और 1650 केल्विन पे ये इतनी होगी। तो इस तरह से ये इंक्रीज होती है, यानी तो द रेडिएशन इंटेंसिटी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन वेवलेंथ, यानी जैसे जैसे, अब इसी तरह ही जैसे जैसे आप वेवलेंथ को इंक्रीज करते हैं, या वेवलेंथ कर्व के लिए वेवलेंथ लैम्डा मैक्सिमम जो है कम है, तो अमाउंट ऑफ रेडिएशन कम है। नेक्स्ट जब लैम्डा मैक्सिमम अगली इस वेवलेंथ के लिए, यानी इसके लिए, इस वाली के लिए लैम्डा मैक्सिमम ज़्यादा है, फिर उससे अगली टेम्परेचर पे जो वेवलेंथ एमिट हो रही है लैम्डा मैक्सिमम, उसके लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी ज़्यादा है एमिटेड। इसी तरह जैसे जैसे वेवलेंथ हम कम करते जाते हैं, वेवलेंथ शॉर्टर होती जाती है, अमाउंट ऑफ रेडिएशन एमिटेड जो है वो ज़्यादा होती जाती है। यानी शॉर्टर वेवलेंथ डिक्रीज़ होती है तो इंटेंसिटी जो है रेडिएशंस की या उनकी वो इंक्रीज़ होती है। यानी जैसे जैसे वेवलेंथ डिक्रीज़ हो, इंटेंसिटी इंक्रीज़ होगी, एंड द रेडिएशन इंटेंसिटी इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन वेवलेंथ, यानी जैसे जैसे वेवलेंथ आप इंक्रीज करेंगे इंटेंसिटी भी